नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम हेडलाइंस। अहमदाबाद विमान हादसे पर उड्डयन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि हादसे के जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित, जांच रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। गृह मंत्री अमित शाह का कल लखनऊ दौरा। 60,244 सिपाहियों को गृह मंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। गृह मंत्री के दौरे से पहले डीजीपी ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का किया निरीक्षण। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। विभिन्न इलाकों से 5 उग्रवादी गिरफ्तार। उग्रवादियों के पास से गिरफ्तार आपको बता दें हथियार भी बरामद। नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी। राजस्थान के महेश की पहली जबकि एमपी के उत्कर्ष की दूसरी रैंक। टॉप 10 में सिर्फ एक लड़की। 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मरीज मिले। देश में अब तक 87 जाने गए। 7400 एक्टिव केस। राजस्थान में 2 की मौत। और यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद। गर्मी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। यूपी सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। 650 फीट की ऊंचाई पर खराबी आई। कुछ ही सेकंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पेरिस दिल्ली उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूरी पर हादसा हुआ। जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। मामले में तेजी से जांच की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि हादसे के बाद मैं तुरंत घटनास्थल पर गया। मैं इस दुर्घटना को महसूस कर सकता हूं। नायडू ने कहा कि मैंने सड़क दुर्घटना में अपने पिता को खोया। अहमदाबाद विमान हादसा बेहद दुखद है। विमान हादसे की असली वजह सामने आएगी। हर पहलू से हादसे की जांच की जा रही है। नायडू ने कहा कि हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच चल रही है और हाई लेवल कमेटी 3 महीने में जांच सौंपेगी। खबर दिल्ली से है, जहां बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी में शुक्रवार शाम हुई लूट की वारदात को पुलिस ने महज 4 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने हथियार के बल पर दुकान से नकदी लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। नमस्कार। 12 जून पे एसएचओ मंगलपुरी के पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था कि मंगलपुरी ई ब्लॉक में एक जगह पे स्मैक भेजा जा रहा है। तो इसी इंफॉर्मेशन पे एसीपी मंगलपुरी, एसएचओ मंगलपुरी ने एक क्रैक टीम फॉर्म किया था, जिसमें एसआई प्रीत दबास, हेड कांस्टेबल कृष्णन, हेड कांस्टेबल हनुमान, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल नीतू, कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल अनूप एंड वुमेन हेड कांस्टेबल राजवंती, इन्होंने एक टीम फॉर्म करके केयरफुली एक रेड प्लान करके इस जगह पे स्ट्रेटेजिकली एक रेड मारे थे। अम्बाला में दिल्ली लुधियाना नेशनल हाईवे पर बेकाबू कैंटर ट्रक चालक ने हाईवे किनारे चल रही छबील पर कैंटर चढ़ा दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग पूरी तरह से घायल हो गए। कैंटर की चपेट में कई वाहन आ गए, जो पूरी तरह से कुचल गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 5 घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिस शख्स की हादसे में मौत हुई है वो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है। लोगों ने पानी गंजी साहब गुरुद्वारा पार करके वहाँ पे लोग साइड में खड़े होकर पानी पी रहे थे। एक कैंटर आया बड़ी लापरवाही से चलाता हुआ और वहाँ भीड़ में टक्कर मारी है, जिनमें से एक आदमी की टक्कर लगने से मौके पर ही मौत हो गई है और 5 आदमी घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया। उनका उपचार चल रहा है। जिसकी मौत हुई है ये चिलकाना सहारनपुर का रहने वाला है। उसके साथ के 2 बंदे इंजर्ड हैं। छबील की परमिशन तो मेरे पास से नहीं ली है। अगली खबर पंचकुला से है, जहां करीब 1 साल बाद शुक्रवार को सभी क्लब खुलने लगे हैं। खास बात यह है कि खुलने के पहले ही दिन अधिकांश क्लब रात 1 बजे तक फुल हो गए। सेक्टर 5 में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी की। एसीपी सुरेंद्र डूडी, एसएचओ रूपेश चौधरी और चौकी इंचार्ज गुरपाल सिंह स्वयं क्लबों की चेकिंग करने पहुंचे। उन्होंने क्लब मालिकों और बाउंसरों को हिदायत दी कि हुक्का परोसने सहित किसी तरह की अव्यवस्था सामने आने पर सख्ती से निपटा जाएगा।
4 दिन पहले इनके सभी जितने क्लब हैं सेक्टर 5 के और सेक्टर 8 और 9 में इन सब के ऑनर को बुला करके इनको जो गवर्नमेंट जारी इंस्ट्रक्शन थी वो दे दी गई थी भाई किसी तरह को कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जो कमी पाएगी तो इस बारी लीगल एक्शन किया जाएगा, जो कार्रवाई कानूनी तौर पर बनेगी आपके खिलाफ वो की जाएगी। मैनेजर जो थे उनको हिदायत दी गई भी आपके पास किसी तरह कोई भी गलत एक्टिविटी जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को होनी चाहिए। हम भी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कोई बैड एलिमेंट आता है, किसी तरह कोई आदमी आता है जिसके आपके ऊपर चाल चलन या किसी तरह कोई शक हो या गलत काम हो या आपके क्लब के अंदर कोई भी किसी तरह नशीला पदार्थ सबसे पहले तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर जो कुछ सस्पेक्टेड पर्सन की फोटोग्राफी पुलिस के पास है वो भी हम लोग इनके साथ शेयर करेंगे। खबर बस्तर से है, जहां जिला शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से राजीव भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने सुकमा स्थित राजीव भवन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैच किए जाने का विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार व ईडी का पुतला भी जलाया गया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। जनता पार्टी का पुतला दहन किया। कल की घटना को लेकर इस देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की इशारों पर ईडी की कार्रवाई की है। देश के इतिहास में पहली बार दोनों जन कार्यकर्ताओं के पैसे से बने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी ने कल जो उस पर कार्रवाई की है, इसको कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। कुल मिलाकर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां कांग्रेसियों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय भवन को अटैच करने के विरोध में प्रदर्शन कर ईडी का पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों ने मानव मंदिर चौक पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल का कार्यकाल ईडी द्वारा अटैच कार्यालय किसी ईडी के द्वारा अटैच किया गया। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध जारी रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही हमारे कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रताड़ित करते आ रहे हैं। उसी क्रम में अभी कल सुकमा में राजीव भवन को अटैच करने का जो निर्देश जारी किए हैं उसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ में ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग निंदा करते हैं, उसका इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, क्योंकि उस राजीव भवन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भवन है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चंदा की राशि से उनके हमारे कांग्रेस की पैसे से निर्मित है। अब ईडी कांग्रेस की संपत्ति को अटैच करने लगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुकमा जिले में हमारी जो राजीव भवन है उसको अटैच कर लिया है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। मतलब किस प्रकार डर समाया है भाजपा की सरकार में। विष्णुदेव सरकार को डर है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को डर है, क्यों ईडी को आगे करके कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, कोई कमजोर नहीं हो सकता। आप कितनी संपत्ति अटैच कर ले, लेकिन एक एक कार्यकर्ता का घर खुद अपने आप में राजीव भवन है। आप संपत्ति अटैच करेंगे, हमारा घर कार्यालय का काम करेगा, काम करते रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की ईडी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी, विरोध करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज और जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष के निर्देशन था आज हमने पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किए जाने के विरोध में बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सिग्नल चौक में जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा में ईडी का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय भाजपा सरकार स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे पद परिवर्तन निर्देशालय के ईडी के द्वारा सुकमा जिला मुख्यालय सुकमा राजीव भवन हमारे कांग्रेस भवन को अटैच किया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोग पुतला दहन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी के माध्यम से जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। और हमारे कांग्रेस के भवन को पहली बार इतिहास में आप देखेंगे किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय को
ईडी में ने अटैच करने का काम किया, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उनके आह्वान पे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला दहन और ईडी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विश्व रक्तदान दिवस पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाइस चेयरमैन शिवा प्रधान ने किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम निस्वार्थ रक्तदाताओं को समर्पित है जो अनगिनत जिंदगियों को बचाते हैं। शिवा प्रधान ने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में जरूरतमंद मरीजों का जीवन बचाने के लिए हर साल लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। साथ ही कहा ये रक्तदाता 3 लोगों की जान बचा सकता है। उत्तर प्रदेश की खबरों का अब रुख करेंगे देश की बात में। हवाई फायरिंग की फर्जी शिकायत पर चला बुलडोजर। संभल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। होटल संचालक ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने को शिकायत की। प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित होटल पर चलाया बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया होटल। आरोपी चाय होटल संचालक पर दर्ज हुआ केस। कार्रवाई जारी है। पुलिस ने लोगों से की अफवाहों से सावधान रहने की अपील। कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, प्रशासन ने ये बात कही। बनियाठेर थाना क्षेत्र का है फायरिंग का झूठा मामला। कल शाम के समय एक सूचना मिली थी शान मोहम्मद नाम के व्यक्ति के द्वारा कि यहाँ पे विशाल यादव नाम के एक व्यक्ति ने फायरिंग की है। पूर्व में हुई उनके 2022 में हुई मारपीट को देखते हुए ये पुलिस के द्वारा अंदेशा था कि फायरिंग हो भी सकती है, लेकिन पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से CCTV कैमरे दिखवाए गए और किसी भी प्रकार का फायर आर्म का यूज़ करना या फिर उस व्यक्ति का वहाँ पे मौजूद होना नहीं पाया गया। उस व्यक्ति की जब गहराई से पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बात प्रकाश में आई कि 2 समुदायों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाने के लिए और एक माहौल क्रिएट करने के लिए उसके द्वारा एक कृत्य किया गया। मैं कुछ नहीं हुआ था, भाई दुकान संभालता था मेरा, मैं खड़ा था बाहर होटल के पास में। ये 10-12 गाड़ी आती है, तमंचे बाहर निकाल के मारते हैं 3-4 पैर पहले। आगे से गाड़ी फिर मोड़ के लेकर आता है, फिर मारते हैं 2 पैर। अब इसमें हपड़ा तपड़ी में सब भागम भाग। कोई आपके फायर वाले जब ना किसी का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने स्ट्रेट फायर मारा है। कितने फायर किए होंगे इन्होंने मारे 4 से 5 फायर। उनके हाथ में कुछ चाकू तलवार सबके हाथों में थे। जितने लोग बैठे थे गाड़ियों पर सबके हाथों में। कितने लोग थे? ये थे 12 से 14 लोग। पुलिस पहुंची मौके पर? अभी तक कुछ नहीं कोई किया। कुछ नहीं यहाँ पर पुलिस आई है, अभी देरी नहीं है, दूसरा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां खनन अधिकारी ईश्वर चंद्र का विरोध हुआ है। खड़ी गाड़ियों का चालान करना खनन अधिकारी को भारी पड़ा है। खनन अधिकारी ईश्वर चंद्र का चालकों ने जमकर विरोध किया है। मोरंग मंडी में खड़ी गाड़ियों का चालान करने पहुंचे थे ईश्वर खनन अधिकारी। खनन अधिकारी ईश्वर चंद्र की गाड़ी के आगे लेटा ड्राइवर, चालान काटना हो तो पहले गाड़ी सीने पर चढ़ा दीजिए, चालक ने ये बात कही। अभी हाल ही में रायबरेली में खनन अधिकारी ने चार्ज लिया। चार्ज लेते ही विवादों से घिर गए खनन अधिकारी ईश्वर चंद्र। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर, राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। सीएम योगी ने राजा सुहेलदेव पर लिखित पुस्तक भेंट की है। राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने अहम मुलाकात की है। सीएम योगी ने राजा सुहेलदेव पर लिखित पुस्तक भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेंट की है। राज्यपाल से मुख्यमंत्री की ये मुलाकात राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है मुख्यमंत्री ने।
और अगली खबर बुलंदशहर से है। आपको बता दें आहार गेट के चामुंडा मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। मंदिर प्रांगण में बाबा भोलेनाथ का मंदिर जमींदोज हुआ है। मंदिर गिरने की घटना मोबाइल कैमरे में कैद हुई है। मंदिर के पास चल रहा था भवन निर्माण का कार्य। मंदिर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भोले बाबा का मंदिर धराशायी हुआ है। मंदिर की बुनियाद की मिट्टी खोदने से गिरा है मंदिर। बाबा भोलेनाथ का मंदिर गिरने से लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। लोगों में निर्माण करने वाले मालिक के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर स्थित आहार गेट की घटना है। खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर में यूपी पुलिस में सिपाही पद पर चयनित 1497 अभ्यर्थियों को रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। शनिवार को एसपी अभिषेक झा ने हरी झंडी दिखाकर 34 रोडवेज बसों से 1437 अभ्यर्थियों को लखनऊ के लिए रवाना किया। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा एसपी अभिषेक झा और एएसपी सिटी संजीव बाजपेयी ने पहले कर ली थी। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यक्रम में शामिल करने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के एसपी को सौंपी गई है। एसपी अभिषेक ने बताया कि 1497 अभ्यर्थियों में से 1437 रिक्रूट बसों से रवाना हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी किसी कारणवश नहीं जा सके हैं। सभी बसों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस बल अभ्यर्थियों को सुरक्षित लखनऊ ले जाएगा और वापस भी लाएगा। 1497 अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, उनको जो है नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है लखनऊ में कल कार्यक्रम के दौरान जो है किया जाएगा। उनको एड्रेस किया जाएगा। तो उसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए करीब 34 बसों में 1437 रिक्रूट्स यहाँ से निकले हैं। 60 जो है वो कुछ अपने इमरजेंसीज या किसी कारणों से जो है एब्सेंट रहे हैं और उनको जो है प्रॉपरली ये इंश्योर करते हुए कि सभी बसों में जो है पुलिस बल प्रॉपर उपलब्ध कराते हुए ताकि उन्हें सकुशल यहाँ से जो है प्रोग्राम स्थल पर ले जाया जाए और सकुशल वहाँ से वापस लाया जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। रक्तदान दिवस पर कार्डियोलॉजी में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं का जुलूस देखते ही बना। बड़ी संख्या में पहुंचे युवक युवतियों ने शिविर में शामिल होकर बड़ा दिल दिखाते हुए स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान उत्साहित युवा रक्तदाता सेवा भाव के साथ मौके पर मौजूद सभी लोगों को जागरूक बनाते रहे। खास बात यह रही कि कई युवाओं ने पहली बार रक्तदान कर समाज में सकारात्मक संदेश दिया। साथ ही आयोजकों ने रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियां भी दूर करते हुए लोगों से रक्तदान करने की अपील की। रक्तदाताओं को जलपान कराया गया और प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्तदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाना रहा। इसी तरह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें मामला रनिया थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज निवासी कुंदन अपनी प्रेमिका प्रिंसी के घर रनिया पहुंचा और घर के बाहर गाली गलौज करने लगा। हाथ में धारदार हथियार और असलाह भी था, जिसकी वजह से लोग उसके पास जाने से डर रहे थे। प्रेमी ने प्रेमिका की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो प्रेमी पुलिस को देखकर भागने लगा और कुछ ही दूरी पर उसने खुद को कट्टे से सिर पर गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा प्रेमी के 100 ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सूचना जैसे ही आला अधिकारियों तक पहुंची तो घटनास्थल पर डिप्टी एसपी समेत पूरा पुलिस महकमा पहुंच गया। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए और तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना रनिया के सुंदर नगर में आज एक घटना घटित हुई है, जिसमें कुंदन गोस्वामी नाम का लड़का, जो गोसाईगंज कन्नौज का रहने वाला है, यह लड़की के घर आया। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की से इसका पुराना परिचय था और संबंध भी रहे हैं, ऐसा प्राथमिक तौर पर लोगों ने बताया। और आ करके इसने अपने आप को मारने की धमकी दी। लड़की के पिता ने 112 को फ़ोन किया। 112 की मोबाइल को आता देख इसने लड़की के गले पर वार किया और अपने कनपटी पे इसने गोली मार दी। अब जब बताऊँ तो जाती क्या अरे ना तो जो भैया खावा दी वो सुन में न कर देंगे तो कोनो लड़का ने कोनो कर दिए
112 का यहाँ थी, कहा 112 पुलिस कर दी, पुलिस आ गए फिर बस पहले यहाँ का मुँह करे बता दे रहा है 1.5 लाख थी, तो पुलिस आई, फिर जो ये जगह पुलिस आ गई मोटरसाइकिल खड़ करी, फिर भाग जाना के मारू गणासी और अपना भाग, तो वहाँ से भीड़ लगी थी भाई, जब सवेरे थे तुम गाड़ी गुप्ता कर तो भीड़ लगी रही तो लड़का देंगे बस। अगली खबर बिजनौर से, जहां जिला अस्पताल में डायलिसिस के दौरान 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान फूल सांदा थाना नहटौर निवासी सरफराज के रूप में हुई है। शुक्रवार सुबह 8 बजे सरफराज को डायलिसिस के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि भर्ती के समय मरीज की स्थिति ठीक थी। स्टाफ ने उनसे दवाई और इंजेक्शन बाहर से मंगवाए। इसके बाद मरीज को बुखार आया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। मृतक की मां सलमा ने बताया कि बिजली जाने पर जनरेटर में तेल नहीं था, समय पर इलाज न मिलने से उनके बेटे की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। सीएमएस डॉक्टर मनोज सेन और सीएमओ कौशलेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। सीएमओ ने बताया कि डायलिसिस सेवा एक निजी कंपनी द्वारा संचालित की जाती है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मृतक की शादी 5 साल पहले हुई थी। वह 2 छोटे बच्चों का पिता था। पिछले 1 साल से उसका डायलिसिस चल रहा था। जिला अस्पताल बिजनौर में संचालित डायलिसिस सेंटर, जो एक प्राइवेट एजेंसी एस्काक संजीवनी के नाम से, जिसको पीपीपी मोड पर दिया गया है और 2020 से उसको टेंडर था, जो डायलिसिस सेंटर हमारे जनपद में चला रहे हैं, उस सेंटर की जांच जो है कल सीडीओ साहब द्वारा करी गई और जांच में कई कमियां वहां पर पाई गई। साफ सफाई की व्यवस्था सही ना होना, प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना करना, एक फुल टाइम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होना, टेक्नीशियंस की नंबर्स में कमी, स्टाफ नर्स की तैनाती ना होना, कई सारी कमियां जो हैं वहाँ पर पाई गई। इसके साथ साथ वहाँ पर बिजली जाने पर बैकअप के रूप में जनरेटर सेट और उसमें अवेलेबल डीजल जो है वो होना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, ताकि मशीनें उनकी चलती रहें। उसकी भी जो है उन लोगों ने फैसिलिटी नहीं करी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर एक कैजुअलिटी कल हुई है। उसका संज्ञान लिया गया और सीडीओ साहब जो है इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसके आने पर जो एजेंसी है जो इसका संचालन कर रही थी उनके खिलाफ एफआईआर के लिए और ब्लैकलिस्टिंग के लिए लिखा जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी जो वहाँ पर नोडल थे, जिनको उनको सुपरवाइज करना था कि एजेंसी प्रॉपर काम कर रही हो, और जिनकी सुपरविजन प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो लापरवाही जो है वहाँ हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर हाथरस से है, जहां हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में अलीगढ़ रोड पर तहसील के सामने बुलेट सवार बदमाशों ने डीएम के ड्राइवर की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। युवती अपनी मां के साथ स्कूटी से जा रही थी। गोली लगने के बाद राहगीरों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेटी को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मृतका की भाभी के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी की पहले मृतका से भी दोस्ती थी, लेकिन इधर उसका पूरा झुकाव मृतका की भाभी के प्रति था। घटना के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा किया। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी रोडवेज डिपो के परिसर में अधेड़ का शव मिला है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पहचान करने में जुटी हुई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज डिपो परिसर का है, जहां अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। आपको किसी ने आके बताया, तो हम जब जाके देखे कि उसके पानी भी डाले, देखे भी, चेक भी किया, तो उसका कोई पता नहीं चला, सांस नहीं चल रही। तब हम पुलिस वाले को फोन करवाए, तो पुलिस वाले आए, उनका जांच किया और एक प्राइवेट गाड़ी का टिकट भी मिला, 400-500 रुपया मिला, एक मोबाइल नंबर भी मिला है, जो कि वो लग नहीं उठा नहीं रहे। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। जिले के गांव बियाबानी में तेज रफ्तार बाइक सवार सड़क पर स्टंट करते नजर आए। आपको बता दें,
रील बना रहे थे ये सभी, तभी सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से महिला बाइक के हैंडल में फंसकर कुछ दूरी तक घसीटती हुई चली गई। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार के लोगों ने महिला को इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में पुलिस जुट गई है। मटेरा थाना क्षेत्र के बियाबानी गांव निवासी रुखसाना पत्नी अब्दुल तालिब 33 वर्षीय अपने घर से सड़क पार कर दूसरे घर पर खेल रहे बच्चों को लाने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी ये घटना हुई है। ये मृतका गांव के हिसाब से मेरी बहू लगती है। ये लड़के शंकरपुर की तरफ से आ रहे थे, 2 बाइक वाले थे और दोनों अपाची वाले थे। एक वाइट अपाची थी, एक लाल अपाची थी। लाल अपाची आगे थी, वाइट अपाची पीछे थी। वो दोनों आपस में थोड़ा वो हुआ, वो लाल वाला भाग गया। पीछे वाला जो आया वो लड़की को उस पर क्लच ब्रेक पे मतलब वो फंस गई लड़की, आगे जाके वो गिर गए। वो लड़का थोड़ा ही चोट खाया, वो गाड़ी के ऊपर आ गया, ये लड़की गाड़ी के नीचे आ गई और ये लड़की को हम उठाए हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर हमको बोला ये ख़त्म हो गई। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई का एक और मामला सामने आया। वायरल हो रहे वीडियो में एक मरीज को जमीन पर पड़ा देखा जा सकता है, जिसके साथ कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की। घटना अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सुरक्षा कर्मियों ने ही मरीज के साथ कथित रूप से मारपीट की। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने शनिवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में हाल ही में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि अहमदाबाद की घटना पर यकीन नहीं हो रहा है। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तब इस तरह की दुर्घटनाएं आखिर कैसे हो रही हैं। अब जाँच में ही साफ होगा कि असल वजह क्या रही। 11 साल की उपलब्धि न बताएंगे, दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल, 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई। जो मैं जिस सड़क से अभी मैं आया हूँ, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे सड़क हमने बनाई, ये इनकी उपलब्धि है। और जहाँ तक कन्नौज का सवाल है, इनकी एक ही उपलब्धि है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। एक ही उपलब्धि हमें कन्नौज में दिखाई दे रही है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल की दिल्ली की सरकार के और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो। मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद कर दिए, आपका जो काऊ मिल्क प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, स्टेडियम बर्बाद कर दिया, पार्क बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी, और क्या बर्बाद करने को बचा है। अब 1.5 साल बाद इन्हें जनता हटा देगी, इनका 9-2-11 जनता कर देगी। म्यूजियम का उद्घाटन भी नहीं पाया अभी तक। अब सब काम समाजवादी सरकार में होंगे, आप लोगों की सहयोग मदद करें। भैया, कांग्रेस पिछड़ों में पैर बनाने के लिए पदयात्रा निकालने जा रही है, इस पर क्या? बहुत अच्छी बात है, पिछड़े जागरूक होंगे इससे और इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। भैया, कन्नौज के तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र जनपद के धुंधी कोतवाली अंतर्गत अमवार चौकी क्षेत्र के ग्राम गौड़हा में तस्करी के लिए जंगल के रास्ते ले जाए जा रहे 34 गौवंशों को ग्रामीणों की पहल से पकड़ा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत के समीप प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। इस दौरान कई ग्रामीण अपने घर की ओर देर रात जा रहे थे और जंगल में सामूहिक गौवंश के मौजूदगी का अंदेशा हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने जंगल में जब गौवंशों को रोककर उनके साथ मौजूद व्यक्तियों से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। वहीं उन्हें तब ग्रामीणों ने घेर कर गौवंशों को बरामद किया। कल बीती रात 9 बजे करीब रात में एमपी से लाद करके 34 मुड़ बैल ये तस्करी करने वाले झारखंड की ओर ले जा रहे थे।
क्योंकि साप्ताहिक बाजार हमारा लगता है शुक्रवार के दिन, तो ग्रामीण लोग बाजार आने जाने वाले लोग देखे किरमा नाला से जो है गुजर रहे थे, तो हम लोग अवगत किए, हम लोगों ने पुलिस को अवगत किया, प्रशासन को, और हम ग्रामीण और प्रशासन मिलकर के रात में 9 बजे हम लोग पकड़े हैं सर। आज दिनांक 14/6 को थाना दुद्दी क्षेत्र में 35 रास गोवंशी पशुओं को वध के लिए तस्करी करके ले जाते हुए 3 नफर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से इन 35 रास गोवंशी पशुओं को बरामद किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी। अगली खबर एटा से है, जहां अभयापुरा थाना अम्मापुर गांव के रहने वाले उदयवीर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत करते हुए अपने बेटे की हत्या का आरोप लड़की के मामा पर लगाया है। शिकायतकर्ता पिता उदयवीर ने कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने पीड़ित की शिकायत को सुनते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित का आरोप है कि उनके बेटे रवि उम्र 24 वर्ष को फोन कर कंवार गाँव बुलाया गया, वह वहाँ एक दिन रुका, उसके बाद उसकी हत्या की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी जिले में दोस्तों के साथ गर्मी में गंगा नहाने गए किशोर अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथ रहे 2 अन्य दोस्तों ने परिजनों को इसकी जानकारी देकर साथी की तलाश शुरू की। नदी की गहराई अधिक होने से वो दोनों भी डूबने लगे। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस, ग्रामीण और गोताखोरों ने युवकों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। कुछ देर में 2 युवकों को जीवित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तीसरे युवक की कोई जानकारी नहीं हुई। 3 बच्चे नहाने के लिए आए हुए थे और यहाँ गंगे में नहाने के बाद बाहर निकले। एक बच्चा वापस गया पैर धोने के लिए, पास में जो पोल है उसमें गिर गया। अभी ढूंढा जा रहा है, डेड बॉडी मिली नहीं। कितने घंटे से खोल जा रहा है? तकरीबन 2:30 बजे की घटना है। कितने लोग यहाँ नहाने आए थे? 3 लोग सुनने में आ रहा है कि आए 3 लोग थे। क्या नाम है? जो डूब गया उसका नाम? जो डूबा लड़का उसका नाम क्या था? उसका नाम अलीसा है। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर रामनगर से, जहां सरकारी अस्पताल में शुक्रवार देर रात 23 वर्षीय युवक सारिम को अज्ञात लोग लहूलुहान हालत में मृत अवस्था में आपातकालीन कक्ष में छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल स्टाफ के पहुंचने पर मृतक युवक के सिर और सीने पर धारदार हथियारों के निशान पाए गए। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। बताया जा रहा है कि सरीम गाँव के पास एक ईंट व्यापारी के यहाँ मुंशी का काम करता था। पुलिस अस्पताल व आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। ये घटना जो है हमने उसके बाद हम यहाँ आए, आगे देखा तो इसको मरा हुआ साबित किया हमने। उसके बारे में जो है पुलिस जांच पड़ताल पूरी कर रही है। क्या नाम है बच्चे का? सारिम। कहाँ रहता है? मल्ला बेड़ा झाल। क्या हुआ, घटना क्या हुई है? घटना क्या है, मर्डर कैसे है, पूरा मर्डर, पक्का मर्डर होया हो उसका। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जांच में लगी हुई है। पुलिस तो कह रही है एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, एक्सीडेंट नहीं है ना, मर्डर है, मारा गया है। सिर में भी चोट है, यहाँ दाएं साइड में गहरी चोट है, यहाँ बाएं साइड में कम है। माथे पे चोट है, दिल पे 2 घाव हैं, उसमें खून निकल लिया है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड जमींदारी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इस संशोधन का उद्देश्य भूमि सुधार, कृषि विकास, राजस्व प्रशासन में सुधार और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। संशोधन के तहत कई प्रावधान लागू किए गए हैं। इनमें से कुछ पूरे राज्य में लागू होंगे, जबकि कुछ केवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में लागू होंगे। इसके बाद से लेकर अब तक भूमाफिया लगातार प्रदेश में सरकारी भूमि से लेकर प्राइवेट लैंड पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में देहरादून के नाला पानी क्षेत्र में जंगलों पर भूमाफियाओं ने 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र में तारबाड़ लगाकर गेट फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर आपको बता दें कब्जा कर लिया था। यह हम रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कड़े भू कानून में संशोधन होने के बावजूद भी अब भू माफियाओं के हौसले और भी ज्यादा
बुलंद देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, देहरादून के नालापानी क्षेत्र खलेंगा के जंगलों पर हल्दीआम के निकट 40 बीघा संरक्षित वन क्षेत्र पर हरियाणा के एक व्यक्ति ने तार बार गेट लगा दिया है। घने जंगल में कैंप बनाने की योजना है। यदि ऐसा होता है तो लगभग 4000 साल के पेड़ों का अस्तित्व आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले अनिल शर्मा ने यह वन भूमि ऋषिकेश निवासी अशोक अग्रवाल से लीज पर ली थी। 40 बीघा वन क्षेत्र में कैंप बनाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि रिलीज हुए रजिस्ट्री के कागज उनके पास मौजूद ही नहीं है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भूमाफिया किस तरीके से वन संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वन भूमि को अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसको लेकर अब देवभूमि में भूमाफियाओं पर नकेल कसना और इस वन संप्रदाय को बचाना आम जनमानस के साथ साथ कई संगठनों ने इस मुहिम को आगे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और यही वजह है कि आज इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक संगठन भी इस दलों के साथ सरकार को घेरने में लग गए हैं। इस मामले के तूल पकड़ते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जांच का आश्वासन दे रहे हैं। ये यहाँ पे हमको जो है कल एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी निजी व्यक्ति द्वारा जो है वो फेंसिंग और गेट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज मैं खुद ही मौके पे आया हूँ। और यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि एक तो जो वो निजी व्यक्ति है उसके पास में ऐसी कोई अनुमति नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि वो उसकी लैंड है। बाकी हमने आज जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम को भी बुलाया था, जिससे जो है उनकी ओनरशिप का जो है वो क्लियर हो जाए। तो उसमें भी जो है अभी कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि प्रिलिमिनरी देखने में आ रहा है कि पर्यावरण और जो पेड़ है उनको भी क्षति जो है वो काफ़ी पहुँची है। तो इसमें हमने एक जो है कॉम्बिंग टीम का गठन कर दिया है, जो पूरे क्षेत्र की जो है वो कॉम्बिंग करेगी। इसमें किसी भी पेड़ या वनस्पति को कोई अगर क्षति पहुँचाई होगी तो उसकी रिपोर्ट जो है आज शाम तक इनको देने का जो है निर्देश दिया गया है, जिसमें कुछ जनता के लोग हैं उनको भी जो है उनके उसमें शामिल होने के लिए जो है वो कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि बेशक ये किसी की निजी संपत्ति है, लेकिन क्योंकि मौके पे जो है वो वन खड़ा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है फॉरेस्ट उसके अंतर्गत ये आता है, तो इवन निजी व्यक्तियों द्वारा भी जो है बिना सक्षम स्तर या बिना भारत सरकार की अनुमति के जो है इसमें कोई भी गैरवाणिज्यिक कार्य जो है किया जाना जो है वो संभव नहीं है। एक्चुअली मैं यही रहती हूँ, तो हम लोग यहाँ पे सुबह वॉक के लिए आते हैं, तो हमने देखा कि ये बहुत बड़े बड़े बैरिकेडिंग और बहुत बड़े बड़े गेट यहाँ पे लगे हैं। तो हमने जो वहाँ पे जो काम करवा रहे थे उनसे पूछा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, उन्होंने अपना नाम अनिल शर्मा बताया, गुड़गांव से थे वो, और उन्होंने बताया कि किसी का प्राइवेट लैंड है, 40 बीघा ये ज़मीन है, 40 बीघा ज़मीन उनकी प्राइवेट है, जिनका नाम अशोक अग्रवाल है। वो ऋषिकेश के रहने वाले हैं। उनका यहाँ पे अपार्टमेंट भी है, ये आराध्या ग्रीन्स अपार्टमेंट भी उन्हीं का है। फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट को कॉल किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया, उनकी पूरी टीम आई और उन्होंने हमारे सामने ये एक्सेप्ट किया कि ये लैंड फॉरेस्ट का नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये फॉरेस्ट का लैंड नहीं है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये साल के पेड़ हैं, ये साल रिजर्वॉयर है, यहाँ पे किसी का प्राइवेट लैंड कैसे हो सकता है? अगर ये हो गया है, अगर इसके उनके पास पेपर्स है। ये रिजर्व फॉरेस्ट है खलंगा में, और यहाँ पर एक माफिया द्वारा 40 बीघा ज़मीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी और हम लोग तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग पहुँचे। यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों का पातन हुआ है। डीएफओ साहब को हमने कहा कि जिसने भी पातन किया उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, तो कह रहे हैं कि हम उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अधिकारियों को क्यों नहीं भनक लगी कि यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई माफिया यहाँ पे कब्जा कर रहा है और बताया जा रहा है किसी की निजी भूमि है। अगर किसी की प्राइवेट लैंड है, ये जंगल है, तो उसको भी ये पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। उसको यहाँ पर किसी भी तरह से अवैध गतिविधि करने का अधिकार नहीं, कोई कैंप चलाने का, रिजॉर्ट चलाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जल जंगल जो ज़मीन हमारी है, इस पर किस तरह से माफिया कब्जा कर रहे हैं। इसके विरोध में हम खड़े हैं। आप देख रहे होंगे लंबे समय से हम मजबूत भू कानून की बात कर रहे हैं। बीच में सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया है, लेकिन आज भी स्थिति हम देखते हैं हमारी लगातार कृषि भूमि खत्म हो रही है और अब जंगल भी हमारे खत्म हो रहे हैं। तो लड़ाई जो है अपने जंगलों को, अपनी ज़मीनों को बचाने की है और ये पेड़ और ये ज़मीनें, ये जंगल हम बिल्कुल भी नहीं बिकने देंगे। ये हमारी धरोहर है। हम अपनी पूरी प्राणपण से इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर काम करेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सशक्त भू कानून को लेकर थामी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसको हमला करते हुए भू माफिया और सरकार की सोची समझी साजिश करार किया गया है।
इससे पहले भी यूकेटी का मानना है कि इसका विरोध उनके माध्यम से किया गया, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। अब यही सरकार प्रदेश का माहौल खराब करने की योजना बना रही है। वहीं भाजपा इस मामले पर जांच के साथ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। प्रदेश की सरकार सशक्त भू कानून लाने का ढोंग रचती है और जनता को मूर्ख बनाने का कार्य करती है। दूसरी तरफ एक बाहरी व्यक्ति जो अपने आप को गुड़गांव का रहने वाला बताता है, 40 बीघे से भी ज्यादा की वहां जमीन है, 4000 से भी ज्यादा वहां जो पेड़ है उन पे संकट मंडरा रहा है और वो उसे अपनी संपत्ति बता रहा है। और आप देखिए कि वो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हर एक अधिकारी खामोश बैठा है। कल से ये बात सोशल मीडिया पे चिंगारी की तरफ फैल रही है। ना ही डीएफओ की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भू माफियाओं के साथ मिली हुई है और ये बात कांग्रेस पार्टी ने सदैव कहा है। ये एक प्रदेश में जब ये एक प्रदेश में 2 भू कानून लेके आए थे तभी हमने कह दिया था कि ये पूरी दाल ही काली है, क्योंकि खुद मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी हो या अन्य मंत्री अधिकारी हो वो खुद इसमें जो है संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी को ये देखना होगा कि ये जो भू माफिया है ये कहाँ का रहने वाला है, किसके संरक्षण में इस तरीके के कार्य कर रहा है और जो वन विभाग की संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति बताने का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इससे पहले उसी खलंगा में जब पानी की योजना के तहत वहां पर जो है हजारों पेड़ कट रहे थे उसका भी विरोध किया। अलग अलग संगठनों ने जिनका विरोध किया उनका साथ भी दिया और किसी तरह हमने वो योजना को रोकने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वर्तमान में जो बीजेपी की जो सत्तारूढ़ सरकार है इसका जो किसी पर भी ये जो भ्रष्टाचार पर अपराधों पर 0 टॉलरेंस बोलते हैं उस शब्द का इन्होंने मीनिंग ही खत्म कर दिया है। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है इन पर इनकी नजर क्यों नहीं जा रही है? ये तो कह रहे हैं हम कि भ्रष्टाचारियों पर और जो अतिक्रमणियों पर हम नकेल साधेंगे और एक तरफ इनकी सह पे, मैं दोबारा से फिर आपको बता दूं, इनकी सह पे, मुख्यमंत्री की सह पे, इनके मंत्रियों के सह पे ये जो खलंगा वाला केस है ये सामने आ रहा है। ये किसी नहीं तो ऐसा कोई नॉर्मल आदमी की बस की बात इतनी बड़ी जमीन को कब्जा करना नहीं था। लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी की जो दुगली नीति है, एक तरफ भ्रष्टाचार और अपराध के लिए बोलती है कि हम 0 टॉलरेंस करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं दोनों को बढ़ावा दे करके प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भू माफियों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं और उत्तराखंड राज्य में सख्त भू कानून लागू करने का भी हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कार्य किया है। और उत्तराखंड राज्य की भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द करने या किसी प्रकार से कब्जे करने की कोई अगर कोशिश करता है उसको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जा सकता है। और इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पर जो बात आ रही थी उस बात का संज्ञान प्रशासन के द्वारा लिया गया है और वहाँ पर जांच जारी है और जांच के बाद अगर कोई किसी प्रकार की ऐसी दोषी सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। अब तक प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग को देखते धामी सरकार करीब 3 साल से काम कर रही थी। राज्य में जमीनों को भूमाफियाओं से बचाने, प्रयोजन से इतर उनका दुरुपयोग रोकने की जरूरत को समझते हुए कानून में बदलाव किया गया है। इस बदलाव को लाने से पहले समक्ष भौगोलिक निवेश रोजगार को लेकर भी चुनौतियां सरकार के सामने थी। पिछले वर्षों में देखा गया कि विभिन्न उपकरण स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन खरीदकर उसे अलग परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस संशोधन से न केवल उन पर रोक लगेगी बल्कि असल निवेशकों व भू माफियाओं के बीच के अंतर को पहचानने में भी कामयाबी मिलेगी। इस सशक्त भू कानून का यही उद्देश्य था, लेकिन अभी तक इसका जमीनी स्तर पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल पाया है। भू माफियाओं को सरकार के इस कानून का तो डर नहीं है और सरकार भी इन भू माफियाओं पर नकेल कसने का रवैया देखने को नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नादारद रहने का आरोप लगाए। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए। साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक
पर जिस तरह क्षेत्र और लोगों के बीच नदारद रहने के आरोप लगते थे, उसी तरह सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए पिछले 1 साल से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन महंगाई चौगुनी गति से जो है बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़िए, हमारे उत्तराखंड में ही 85,000 पद जो है सरकार में खाली पड़े हुए हैं। जो चीज़ निशंक जी के लिए कही जाती थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। 1 रुपये का काम कहीं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, माननीय सांसद महोदय के निधि से नहीं लगा है। उत्तराखंड में जहां एक और सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून के कनक चौक पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। बिना हेलमेट लापरवाही से वाहन चलाते लोग न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रैफिक पुलिस की निगरानी के बावजूद ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।